हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि काफ़ी सारे बच्चों के लिए रेलेवेंट है। जैसे जो स्टूडेंट अकाउंटिंग व मैनेजमेंट के हैं, +2 अकाउंटेंसी के हैं, नेट कॉमर्स, नेट मैनेजमेंट, और कई जगह पे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस and what are the various techniques. First of all, we will understand what is the meaning of financial analysis, what are the various techniques. I will be focusing on comparative, common size and trend analysis. Financial statement analysis and technique we will be covering in 2 or 3 parts. और जैसे ही हमारा ये खत्म होएगा इसके रिटर्न नोट जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे जो है इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट होती है। इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बैलेंस शीट हमें एक पर्टिकुलर डेट जो कि लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, उसको हाईलाइट करती है। तो अगर हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कि वो पहले से इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलती, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बहुत सारा डाटा जो है प्रेजेंट करती है, एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हम लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को जज नहीं कर सकते। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन, जो ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, फिर उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे जो है एनालिसिस किया जाता है कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बेटर है या वर्स्ट है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल एनालिसिस कंसिस्ट इन सेपरेटिंग द फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट प्लान, अरेंजिंग them in groups according to certain circumstances, then presenting them in convenient and easily readable and understandable form. देखो, जो फाइनेंशियल एनालिसिस है इसके अंदर जो भी हम चीज़ों को जज करना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे हमने प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है कि प्रॉफिट का ट्रेंड जो है पहले से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्या है कि वो इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उनकी ग्रुप्स बना देंगे, फिर उसको ग्रुप इंफॉर्मेशन को जो है सिंपल और रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर जो है प्रेजेंट करेंगे। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, जैसे हिंदी में अर्थ होता है विश्लेषण करना, चीज़ों का विश्लेषण करना, जैसे एक चीज़ को दूसरे के साथ उसका रिलेशनशिप मेजर करना। तो यहाँ पे हम क्या इंटरप्रिटेशन होता है, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या सिट्टा निकालते हैं, क्या क्रक्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है हमें फ्यूचर अर्निंग, कि हमारी फ्यूचर के अंदर अर्निंग एबिलिटी क्या है, क्या हम अपनी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को मीटअप कर सकते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है, हमारी रिटर्न कितनी जनरेट हो रही है। एनालिसिस के अंदर देखो, जो डाटा होता है उसको हम रीग्रुप और रीअरेंज करते हैं ताकि हम सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर जो है कंक्लूजन निकाल सके। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, आइटम्स को क्लासिफाई किया जाता है, फिर उनके बीच में जो है कंपैरिजन किया जाता है और उसके बेसिस पे जो है कंक्लूजन जो है प्रोवाइड किया जाता है। जो एनालिसिस है दैट कुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडस ऑपरेंडी, ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर देखो, जो लोग एनालिसिस करते हैं, जो एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल रिकॉर्ड नहीं होते, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है पब्लिश होती है, तो उसके बेसिस पे वो एनालिसिस करते हैं। इंटरनल एनालिसिस होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे रिकॉर्ड जो होते हैं, डॉक्यूमेंट जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है कि जैसे एबीसी लिमिटेड है, उसका 2018, 17, 19
तो इस तरह से हम ईयर टू ईयर जो है कंपैरिजन करते हैं। ये डायनामिक एनालिसिस होता है, एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ भी एक ही पीरियड का हो सकता है। वर्टिकल के अंदर क्या होता है कि जैसे ABC लिमिटेड है तो उसका हम सेल का देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिव्यूड ऑफ 1 पीरियड ओनली, और ये जो एनालिसिस होता है वो स्टैटिक होता है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अंदर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी को जज करते हैं, प्रॉफिटेबल पोजीशन को देखते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है। शॉर्ट टर्म के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा शॉर्ट टर्म जो हमारी एफिशिएंसी है, मूवमेंट है, उसको हम स्टडी करते हैं। हमारी जो करंट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की पोजीशन है उसको हम असेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है टू मेयर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को चुका पाने की हालत में है या नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हमारी कितनी स्ट्रांग है, दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, उसको पे करने की कैपेसिटी कितनी है, हमारी जो पहले एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स पहले से बेटर हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ट्रेंड जान सकते हैं, एफिशिएंसी को जज कर सकते हैं, और मैनेजमेंट को वेरियस डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, रिप्लेसमेंट है, मॉडर्नाइजेशन है। जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, क्योंकि यहाँ से जब हमें पता चलता है कि वी हैव फंड्स, हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं, प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं पिछले सालों के, और हमारे पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमें ये फाइनेंशियल एनालिसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फाइनेंसिंग के कितना फंड्स हम खुद का लगा सकते हैं, कितना फंड हमें बाहर से लेना पड़ेगा, कहाँ से फिनांस करना पड़ेगा, तो क्या हमें डिविडेंड देना चाहिए, कितना डिविडेंड देना चाहिए, उसके बारे में डिसीजन। ट्रेंड हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग है, और मैनेजमेंट को जैसे एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हेल्प कर सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस है दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द मैनेजमेंट टू नो मैनेजमेंट इज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। इन्वेस्टर को कि जो मैंने फंड्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किए हैं उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है या नहीं है, कितनी रिटर्न जनरेट हो रही है। क्रेडिटर को लगता है कि जो फंड्स उसने प्रोवाइड किए हैं वो राइट टाइम पे उसको पे हो जाएंगे या नहीं। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो लोन वगैरह दिया होता है तो वो सेफ है या नहीं है, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। एम्प्लॉय को होता है हमें इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, बोनस मिलेगा, सैलरी राइट टाइम पे मिलेगी। जो रिसर्चर होते हैं उनको भी क्योंकि जब वो रिसर्च करते हैं तो उसके लिए ये भी बहुत मैटर करता है। लिमिटेशन इसकी ये है कि एक तो हिस्टोरिक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पुरानी होती है, क्योंकि जैसे अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है फिर उसके विद इन 6 मंथ जो है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हिस्टोरिकल होती है और डिपेंड करती है कि वो कितनी रिलायबल है, कितनी एक्यूरेट है। कई बार क्या होता है कि जैसे लोन वगैरह लेना होता है या IPO लेना होता है तो बहुत सारी फिगर जो होती है मैनिपुलेट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी पोजीशन को दिखाने के लिए। एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ कई बार कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं उनके अंदर डेविएशन होती हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती है, क्योंकि इसके अंदर जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी जो होता है बहुत रेलिवेंट होता है, जैसे एम्प्लॉय की डेडिकेशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, दैट मैटर्स ए लॉट, तो वो इसके बारे में कुछ नहीं होता। जो हमने एसेट रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे, उनकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है, प्राइस लेवल की क्या चेंजेस है, उसको हम डिपिक्ट नहीं करते। सो व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हैं, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कॉस्ट वॉल्यूम। देखो जो रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, एज इनके नाम से तो वीडियोस डली हुई हैं, बट इसको मैं एक जगह पे समराइज करके जो है आपको दूसरा पार्ट बना दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे नाम से ही इंडिकेशन हो रही है कि कंपैरिजन किया जाता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे, जैसे एक फर्म का 2017 का 18-19 के साथ क्या पोजीशन है, क्या वो पहले से जो है उसकी पोजीशन पहले से इंप्रूव हुई है या डिक्रीज हुई है। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये हमें मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर और परसेंटेज के अंदर, रिलेटिव टर्म्स के अंदर भी जो है हमें बताती हैं। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल एनालिसिस है, तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेटिंग रिजल्ट जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है,
उसकी परसेंटेज क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस हैं, नेगेटिव चेंजेस हैं। और उसी तरह ही जो कंपैरिजन हम करते हैं एक फर्म दूसरी फर्म के साथ, फर्म जो है अपने प्रीवियस ईयर के साथ भी कंपेयर कर सकती है। तो यहाँ पे हमें सेल के बारे में, नेट इनकम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंडिकेटिंग द ट्रेंड ऑफ परफॉर्मेंस हेल्प्स इन मेकिंग फोरकास्टिंग। तो इस तरह से सेल पहले से इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कितने प्रतिशत चेंजेस आई हैं, नेट इनकम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कितनी एब्सोल्यूट है, कितनी परसेंटेज चेंज है। तो उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है जिसके बेसिस पे हम जो है फोरकास्टिंग कर सकते हैं। देखो जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसके अंदर बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ इसका। देखो यहाँ पे जो है जैसे ये मैंने बैलेंस शीट का लिया है, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट चेंजेस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज के अंदर एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो उसी तरह नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड टोटल। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको 2 स्लाइडों में कर दिया था, एक स्लाइड में नहीं आ रहा था। तो फर्स्ट हिस्सा जो है लायबिलिटी का है, सेकंड हिस्सा जो है एसेट का है। नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट, इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट लायबिलिटीज। तो देखो यहाँ पे भी क्या है कि पहले हम एब्सोल्यूट टर्म के अंदर, फिर हम उसके अंदर जो है परसेंटेज को मेजर करते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में पता चलता है। ये इन्फॉर्मेशन हम नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं, फिक्स एसेट के अंदर क्या चेंजेस हुई हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर। नेचुरली वहाँ से हमें पता चलता है कि शेयर कैपिटल पहले से इंक्रीज हुई है, तो ऑब्वियसली हमारी जो है फिक्स एसेट भी इंक्रीज होंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर क्या पोजीशन है, इंक्रीज हुई है, पहले से डिक्रीज हुई है। तो इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब हम बेसिकली जो है देखो यहाँ पे जैसे ये शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पे 2017-2018 देखो यहाँ पे मैंने इसको ए और बी, तो आपने देखो ये 4,50,000 से 5 लाख हो गई है, 5 लाख से 4,50,000, तो 50,000 ये जो है पहले से इंक्रीज हुई है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 100, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शेयर कैपिटल पहले से 11.11% जो है इंक्रीज हुई है। और उसी तरह देखो जो डिबेंचर्स हैं 7 लाख से 4 लाख हो गई, तो ये डिक्रीज जो ब्रैकेट के अंदर है वो जो होता है डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब है डिबेंचर हमने पे कर दिए हैं, रिडीम कर दिए हैं। तो ये यहाँ पे हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, 42.85 से हमने डिबेंचर रिडीम कर दी है, लायबिलिटी अपनी खत्म कर दी है। क्रेडिटर भी पहले से हमारे कम हो गए हैं, 2,50,000 से 80,000 है, तो ये भी नेगेटिव है। यहाँ पे 68% जो है हमारी गिरावट हुई है। और उसी तरह देखो जो टोटल लायबिलिटीज़ है वहाँ पे जो ओवरऑल हम देखते हैं कि 14 लाख से 9,80,000 हो गई हैं, 4,20,000 जो है रिडक्शन है। 30% जो है हमारी टोटल लायबिलिटी के अंदर क्या है कि ये रिडक्शन है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो एसेट्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसको करना था, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो जैसे फिक्स एसेट है, ठीक है, उसके अंदर फिक्स एसेट भी पहले से कम हो गई हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी पहले से कम हो गई हैं, फिक्स एसेट हमारी 8.33 से, करंट एसेट हमारी वो भी बहुत कम हो गई है। तो इट मीन्स कि हमारी जो पोजीशन है जो है क्योंकि हमारे क्रेडिटर भी कम है, हमारी करंट एसेट भी कम है, तो हमारी जो है बेसिकली इवन हमारी जो फिक्स एसेट है वो भी पहले से कम हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल एसेट के अंदर भी जो चेंजेस है वो 30% है। करंट एसेट के अंदर जो गिरावट है 51.42% है। फिक्स एसेट के अंदर जो गिरावट है 8.33 है। और उसी तरह जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो भी 10% के अंदर है। तो अब हम इनकम स्टेटमेंट के साथ जो
है कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे नेट सेल्स है 7,85,000 से 9 लाख हो गई है। तो देखो इसमें से पहले आप 2018 में से 2017 की सेल माइनस कर दीजिए, तो ये 1,15,000 आ जाती है। फिर 1,15,000 को 7,85,000 के साथ डिवाइड करती है और 100 के साथ। तो इस तरह से ये मैंने परसेंटेज निकाली हुई है। तो जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17 के ये है, 18 के ये है, तो 18 वाले में से 17 माइनस कर देंगे। एब्सोल्यूट चेंज को हम जो प्रीवियस जैसे 2007 की जो फिगर्स है उससे डिवाइड कर देंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 11% है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है। देखो यहाँ पे नेट सेल हमारी 14.65 से चेंज हुई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 11% से है। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जो चेंजेस है वो 19.40 से है। और उसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर देखो 70,000 से 72,000, एब्सोल्यूट टर्म के अंदर 2,000 है, 2.8% है। जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जो चेंजेस है वो 12.5% है। जब हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर देखो टोटल चेंजेस जो है 8% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर 28.65% है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर 19.40 थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जो है चेंज काफ़ी अच्छी है। इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट 17 का 1,60,000 है, 18 का 2,08,000 है। इसके अंदर 30% चेंजेस हैं। और उसी तरह इंटरेस्ट जो है पहले से 20% इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट भी 30% इंक्रीज हुआ है। और जो इनकम टैक्स है देखो ये 70,000 से 80,000, तो ये भी पहले से इंक्रीज हुआ है। तो नेट प्रॉफिट जो है पहले से हमारे 42.225 से इंक्रीज हुए हैं। अब हम करते हैं हमारा कंपैरेटिव के साथ हम क्लियर हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रेंड एनालिसिस है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस हमें क्या चीज़ बताता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इस तरह से हमें ये बताता है कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। ट्रेंड एनालिसिस से हमें जो है जैसे हम जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है जिसके बेसिस पे हम ट्रेंड को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। और जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो है बेसिकली बेस ईयर की आइटम के साथ जो है उसको कंपेयर करते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज होता है। एक 1 ईयर को हम बेस लेते हैं, फिगर ऑफ द बेस ईयर जो होती है उसको 100 लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे ट्रेंड रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। वहाँ से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो बेसिकली जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उनका बिहेवियर कैसे है उसको हाईलाइट करता है। क्योंकि जब हम इसका भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसकी थ्योरी भी आपके दिमाग में अंदर प्रिंट हो जाएगी। तो फर्स्ट टेक वन ऑफ द स्टेटमेंट एज बेस विद रेफरेंस टू विच अदर स्टेटमेंट्स आर टू बी एनालाइज्ड। स्टेटमेंट सिलेक्टेड एज बेस शुड बी ए नॉर्मल ईयर। जैसे हमने मान लो 2016 17-18 है तो 2016 को हमने बेस मान लिया। उसकी हर चीज़ जो है अगर सेल का 2016 की सेल के साथ 17 की कंपैरिजन कर रहे हैं तो 16 का जो है वो 100 ही आएगा। एवरी आइटम ऑफ द बेस स्टेटमेंट शुड बी ट्रीटेड एज ए 100। उसके बेसिस पे हम ट्रेंड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों की अजम्पशन लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस कांस्टेंट है, तो जिनका आपस में यहाँ पे हम लॉजिकल रिलेशनशिप जो है मेजर करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दैट शुड रिलेट टू 1 ईयर। लिमिटेशन ये है कि देखो यहाँ पे अगर अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर इनकन्सिस्टेंसी है तो यहाँ पे हमारे पास सही रिजल्ट नहीं आएंगे। ये भी प्राइस लेवल के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको नहीं बताता। और इसको भी क्या है कि एब्सोल्यूट टर्म्स के साथ जो है डाटा के साथ इसको इंटरप्रेट करना चाहिए। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल ली है क्योंकि अकाउंट्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो थ्योरी अंडरस्टैंडेबल होती है जब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल देखो डरना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 3 साल का पीरियड दिया गया है। बेस ईयर हमने 2016 लेना है, एग्जाम के अंदर बताया गया होता है। अगर नहीं बताया गया तो आप अजम्पशन लेके चल सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन लेस परचेज ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 2 लाख, ये परचेज ऑफ स्टॉक। इस तरह जो ब्रैकेट के अंदर है ये खर्चा है।
ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके अंदर से लेस एम्प्लॉय बेनिफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स। तो इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हमने ट्रेंड जो है कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें इस तरह का फॉर्मेट चाहिए। देखो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि हर बार क्या होता था कि मैं जब रिकॉर्ड ये कर रही हूँ अभी प्रेजेंटली, तो बहुत बार मैंने इसको जैसे कंपैरेटिव के अंदर कराते कराते वहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया। मैं 2 घंटों से इसको लगी हुई हूँ, तो होपफुली इस बार ये सही जाएगा। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड एनालिसिस के अंदर क्या है कि देखो जैसे ये पर्टिकुलर्स है 2016, 17, 18, तो यहाँ पे हम बेसिकली अब 2017 के अंदर जो है वैल्यूज देखनी है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे ये वाला हिस्सा जो है बेस ईयर, तो इसकी हर एक चीज जो है 100 की हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने 2,50,000 को 2 लाख से डिवाइड कर देना है इंटू 100, तो ये 125% जो है इसके अंदर जो है पहले से इंक्रीज हुआ है। और उसी तरह जो लेस परचेज ऑफ गुड्स है 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो ये 110% है। तो उसी तरह क्या है, क्योंकि देखो ये 100 है तो नेचुरली यहाँ पे जो नेट चेंजेस हैं वो 10% है। और इसी तरह यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी भी हमने जो है 2017 क्योंकि 2016 जैसे 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, जब हमने 2018 का निकालना है तो यहाँ पे देखो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो ये 150% है। और उसी तरह परचेज ऑफ स्टॉक का हमने देखो यहाँ पे जैसे 2017 की परचेज ऑफ स्टॉक का हम 16 के साथ कंपेयर करें, क्योंकि 16 बेस ईयर है, तो 1,30,000 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, और 2018 का करें तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो इस तरह से आपने देखो क्या है कि जो 2017 के 2018 के ट्रेंड जो है निकाल लेने हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जो ग्रॉस प्रॉफिट है 2017 का जो ट्रेंड है वो 140 है, 2018 का जो है 178, मीन्स के इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है। और उसी तरह जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं ये भी पहले से क्या है इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो है ट्रेंड जो है कैलकुलेट कर लेना है। और उसी तरह देखो अब हम यहाँ पे बेसिकली जो है जैसे यहाँ पे हमने जो है इनकम टैक्स का 2017 के अंदर क्या ट्रेंड है, 2018 के अंदर क्या ट्रेंड है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हमने जो है आफ्टर टैक्स का निकाल लिया। तो इस तरह से हमें ट्रेंड से काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल हो जाती है। और उसी तरह हम बैलेंस शीट का निकालते हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने कुछ रफ वर्क किया हुआ है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,50,000 से ये 1,60,000 है, तो यहाँ पे 2016 जो है बेस है, तो हर एक चीज़ देखो मैंने 100 ले ली है। तो अब 2017 के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100। तो इस तरह से क्या है कि आपने जो है वेरियस जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस का, नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज का, यहाँ पे ये करंट लाइबिलिटीज है, इसको नॉन करंट गलती से लिखा गया है, तो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देती हूँ। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने जो है ट्रेंड निकालना है। और उसी तरह देखो यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया था, तो इस तरह से आपने जो है ट्रेंड जो है निकाल लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक जो है दैट इज द कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसके अंदर देखो ये जो है वर्टिकल एनालिसिस होता है, जिस कंपैरेटिव जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। जो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है ये वर्टिकल एनालिसिस है। जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के अंदर हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को एनालिटिकल परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे जैसे टोटल एसेट का जो है करंट एसेट कितना कंस्टिट्यूट करते हैं, फिक्स एसेट कितना कंस्टिट्यूट करते हैं, यहाँ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी का, इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल सेल का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि ये वर्टिकल एनालिसिस है, इसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट जो है टोटल सेल जो होती है दैट इज टेकन एज 100 आइटम्स इन द इनकम स्टेटमेंट जो है वो सेल के साथ उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है और उसके बेसिस पे सिग्निफिकेंट रिलेशन निकाला जाता है। और उसी तरह क्या है कि बैलेंस शीट है, तो अगर लाइबिलिटी साइड है तो वहाँ पे टोटल लाइबिलिटी की परसेंटेज निकाली जाती है,
टोटल एसेट है तो टोटल एसेट की, वैसे टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, तो वहाँ पे टोटल एसेट को 100, टोटल लाइबिलिटी को 100, तो यहाँ पे जो उनके कंपोनेंट होते हैं उसके साथ उनको कंपेयर किया जाता है। ये भी आप जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2016 और 17 की फिगर है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे मैं इसको भी ठीक कर देती हूँ। ये भी क्या है कि करंट लाइबिलिटी है, ये नॉन को मैं कट कर देती हूँ, ये करंट लाइबिलिटीज हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे चलते हैं, हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये एसेट की फिगर्स हैं। अब हम इसको सोल्यूशन के अंदर देखते हैं कि देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है 2016 की जो है वो है 4,38,000 है, और जो 17 की है वो 8,08,000 है। तो यहाँ पे हमने 2 सालों का निकाला हुआ है। तो यहाँ पे देखो, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000 इंटू 100। तो यहाँ पे देखो मैंने एक करके भी बताया हुआ है। जब हम 2017 की कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8,0,080। तो उसी तरह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000। जो डिनोमिनेटर है वो टोटल लाइबिलिटी है, वो सेम ही है। 2016 में वो 4,38,000 है, 17 के अंदर वो 8,08,000 है। 14,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000, 1,15,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000, और इसी तरह 18,000 डिवाइडेड बाय 808। तो इस तरह से आप जो है कॉमन साइज के अंदर जो है बैलेंस शीट के अंदर जो है देख सकते हैं। दूसरी जो स्लाइड है दैट इज ऑफ एसेट। तो यहाँ पे देखो जो एसेट है, यहाँ पे टोटल एसेट जो है वो भी 4,38,000 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिक्स एसेट जो है 4,14,000 है, डिवाइडेड बाय 4,38,000 इंटू 100, 94.5। अगर 2017 का हम निकालते हैं तो 7,23,000 डिवाइडेड बाय 8080। तो इस तरह से आपने जो है क्या कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस कर लेना है, क्योंकि अगर एसेट्स हैं तो टोटल एसेट का वो क्या प्रतिशत है। और उसी तरह लास्ट के अंदर जो है हमारी इनकम स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमने जो है यहाँ पे जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 15 लाख और 17 में अंदर 20 लाख है। तो देखो यहाँ पे हमने जो है, क्योंकि ये जो है हमारा 100 है, तो यहाँ पे हमने 40,000 को इसके साथ 40,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, तो ये 2.66 आ जाता है। टोटल इनकम जो है 15 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो ये इस तरह से आ जाती है। 2017 के अंदर जो है हर एक चीज़, जैसे हमने उसको 2017 की सेल के साथ डिवाइड करना है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। तो इस तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 6,90,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। तो इस तरह से आपने जो है इसको निकाल लेना है। और उसी के साथ ही क्या है कि हम लोगों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसका मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस किस तरह से करते हैं, कॉमन साइज एनालिसिस किस तरह से करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी जो वीडियो रहेगी उसके अंदर आई विल बी कवरिंग द रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, CVP, उसके बारे में मैं आपको जो है ब्रीफली